हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। आज के हम अपने सेशन के अंदर, जैसे हमने अपने लास्ट क्लासेस के अंदर एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था, हम 11th क्लास के एनसीईआरटी को वन बाय वन हर एक चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको स्टडी कर रहे थे। तो आज के हम इस सेशन के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी का, उसको देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये देखेंगे। गाइस जल्दी ही, जैसे ही ये थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील आएगी और मतलब कमी आएगी और उसके बाद जैसे ही रिलैक्सेशन आपको दी जाएंगी, हम सबको दी जाएंगी, उसके बाद मैं अपना एक मतलब सेटअप स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको मैं लाइव क्लासेस भी दिया करूँगा अपने चैनल पर। तब तक आप यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी के जो पीडीएफ्स हैं उनको मैं मार्क करके उनका सॉल्यूशन आपको बता, वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। हाँ, ये जो 12th क्लास हैं उन बच्चों के लिए मैंने एक अलग से सेशन स्टार्ट कर रखा है, उनका मैं सेल्फ मेड पीडीएफ तैयार करता हूँ और उन पीडीएफ को मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए गाइज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 के जो हमारा है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है, पहले पूछा जा सकता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी। तो हमेशा याद रखना कि आपसे कोई पूछ ले कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो ध्यान रखना एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कई बार बन जाता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट टेन। अगली बात है एवोगैड्रो लॉ और सेज। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था क्या, ये समझेंगे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो ये कोई गैस है G1 और ये कोई गैस है G2। अब इस गैस की वॉल्यूम V1 है और इस गैस की वॉल्यूम V2 है और इस गैस का जो टेम्परेचर है वो T1 है और इस गैस का टेम्परेचर T2 है। वैसे ही इस गैस का प्रेशर P1 है और इस गैस का प्रेशर P2 है। अब कहा गया है कि जो V1, T1 और P1 मतलब वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दोनों बराबर हैं, टेम्परेचर फर्स्ट और टेम्परेचर सेकंड दोनों बराबर हैं, प्रेशर फर्स्ट और प्रेशर सेकंड दोनों बराबर है। तो ऐसी दशा के अंदर जो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इन गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। वो भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये बात किसने कही थी? एवोगैड्रो ने कही थी। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहा गया है। आगे हमें कहा गया है कि द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट एन एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। जो साइज होता है किसका? एक एटम का, वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। द एवरेज डिस्टेंस ए मोलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर ये बहुत सारे गैसेस पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या आती है ये समझेंगे। अब दो पार्टिकल से समझेंगे, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल, ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है। भाई ये पार्टिकल इससे टकराने से पहले, या फिर ये इस तरफ बढ़ रहा है तो इससे टकराने से पहले, इस तरफ बढ़ रहा है इससे टकराने से पहले, कोई भी पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो भाई रास्ते में रैंडमली पार्टिकल मूव कर रहे हैं, किसी न किसी से वो टकराएगा। बहुत सारे कण वहाँ पर मौजूद हैं, उन कणों में से किसी न किसी कण से तो वो टकराएगा। किसी और कण से टकराने से पहले वो कण, वो पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करता है, जो दूरी तय करता है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मीन फ्री पाथ कहा जाता है। द मीन फ्री पाथ इन गैसेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। अब बात करते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैसेज में क्या इंपॉर्टेंट था। देखो गाइस, हमने पढ़ा था PV इजिकल टू NRT। ठीक है, PV इजिकल टू NRT। एन यहाँ पर क्या था? ये लास्ट जो थर्मोडायनेमिक मैंने पढ़ाया था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है। P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, R एक यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट था और T यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर। अगर यहाँ से R देखा जाए, जो R क्या है कि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, R क्या है कि कॉन्स्टेंट है, तो R देखा जाए तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? PV/NT। PV/NT अगर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P1 V1 T1, तो P2 V2/NT2 N1 N2 N1। क्यों? ये भी R के बराबर होगा। एक बार कंप्लीट समझते हैं। देखो PV इजिकल टू NRT था, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ PV/NT किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। PV/NT किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। वैसे ही बात की जाए तो P1 N1 और T1 किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। तो P2 V2
बाई N2T2 किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। अगर दोनों R के बराबर हैं तो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। द नंबर इन एवोगैड्रो नंबर होता क्या है ये समझेंगे। 22.4 लीटर ऑफ गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसकी संख्या होती है 6.02 इंटू में 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर से जाना जाता है, जो किससे लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है। द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द इट्स मोलिकुलर वेट इन ग्राम्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम 273 केल्विन को लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। और प्रेशर कितने पर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक पर होता है। कितने पर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक पर होता है। उस समय उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर जो मौजूद है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के। अगर आप यहाँ पर मेनली क्या कहा गया है कि अगर आपसे पूछ ले 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। आगे पढ़ेंगे। जो एवोगैड्रो था उसने बताया था, सजेस्ट द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस लाइक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये एटॉमिक नहीं होती है, डायमेटॉमिक मौजूद होती है हमेशा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है वो कैसे मौजूद होती है, H2 के फॉर्म में मौजूद होती है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मौजूद होती है। तो ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एवोगैड्रो थे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर R की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे 8.34 इंटू 8.314 जूल मोल इनवर्स किलोग्राम इनवर्स, सॉरी केल्विन इनवर्स, ठीक है। म्यू क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। एम क्या है, मास ऑफ द गैस कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल्स, और एम नॉट क्या है, मोलिकुलर मास है। म्यू निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। म्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। गिवन मास क्या होता है, समझेंगे कैसे निकालेंगे भाई। मान लो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की हम बात करते हैं भाई। ऑक्सीजन एटम के अंदर हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, 32। अब मैं कह दूं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स मौजूद हैं, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन गिवन मास हो गया। तो क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो ये उत्तर कितना आ गया, 0.5 मोल मौजूद होते हैं किसके अंदर, 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे। Kb is the Boltzmann constant introduced above. Its value is the SI unit. भाई Kb जो है हमारे आगे देखा है कि हमने जो इक्वेशन बनाई थी PV = nRT, तो हमारी एक और इक्वेशन बनी थी PV = KBNT। तो ये जो Kb है ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखेंगे 1.38 इंटू 10⁻−23 जूल केल्विन इनवर्स, 1.38 इंटू 10⁻−23 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। इसकी अनदर फॉर्म क्या है, रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर और एम नॉट है मोलिकुलर मास है। अब आगे बात करते हैं। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरीज इन्वर्सली विद वॉल्यूम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये लॉ किसने दिया था, बोयल्स ने दिया था। किसने दिया था, बोयल्स ने दिया था। वैसे ही वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, सॉरी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर ये कंडीशन हुई तो ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। कौन सा है, चार्ल्स लॉ है, ये आप ध्यान रखेंगे। PV = अगर बहुत सारी वहाँ पे गैस है तो सबका मोल्स क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दो, μ1 + μ2 + μ3 μ4 μ5 जो भी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P = μRT/V, μ2RT/V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो नेट प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सभी प्रेशर का सम हो जाएगा। नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, सभी प्रेशर का सम हो जाएगा। और ये डाल्टन ये किस नाम से जाना गया था, डाल्टन लॉ। डाल्टन ने क्या कहा था, मान लो एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, तो उस सिस्टम का नेट प्रेशर क्या होगा, उन सभी गैसेज के द्वारा एग्जर्ट किए गए प्रेशर के सम के बराबर होगा। कैसे है ये समझेंगे। मान लो ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर ये एक A गैस है, ये B गैस है, ये C गैस है, D गैस है, ये E गैस है, ये F गैस है। इस पूरे सिस्टम का प्रेशर P होगा। कब, क्या वो P का मान कितना होगा, इसका प्रेशर PA मान लो, इसका प्रेशर PB मान लो, इसका प्रेशर PC मान लो, इसका प्रेशर PD मान लो, इसका प्रेशर PE मान लो, और इसका प्रेशर PF मान लो। डाल्टन का कहना था
कि ये जो P होगा, जो इस सिस्टम का नेट प्रेशर होगा वो इन सभी प्रेशर के सम के बराबर होगा, मतलब PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस PE प्लस PF होगा। ठीक है, ये जो डाल्टन्स लॉ था। यहाँ पर ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई किया करो। और जैसे ही ये सेशन ख़त्म होंगे इसके बाद मैं 6th क्लास के NCERT स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद 7th क्लास की, और उसके बाद हम 8th क्लास के NCERT करेंगे, फिर 9th और फिर 10th। ये सभी NCERT करने के बाद मैं फिर सिर्फ 11th 12th के न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री, वैसे तो केमिस्ट्री का लिंक मैं आपको कई बार मेरी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी चुका हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको मैं खुद भी मैं मेनली तो मेरा फोकस रहेगा कि अभी तो आप वहाँ से कर लो, बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, वो मैं खुद ही आप लोगों को करवाऊंगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस के अनुसार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस में प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? देखो भाई, चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है, ये हमेशा ध्यान रखना, और ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। नेट वाले बच्चे इस पर खास ध्यान देंगे, नेट वाले बच्चे इस बात पर ना खास ध्यान देंगे कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो मॉलिक्यूल का कितना होगा, -mvx -2 mvx। मोमेंटम हमेशा दुगना हो जाता है। हम क्या करते हैं कि mvx, देखो ये कंडीशन क्या है, मान लो मैं कहता हूँ कि कोई पार्टिकल यहाँ पे इस लाइन के अनुसार अकॉर्डिंग चला और आगे क्या था, ब्लॉकेज थी, उससे टकरा कर वो वापस आता है, तो ये डायरेक्शन चेंज हुई है। जाने का मोमेंटम कितना हुआ, mvx हुआ, ठीक है। आने का मोमेंटम कितना हुआ, -mvx हुआ। आने का मोमेंटम कितना हुआ, -mvx हुआ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvx, नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, mvx माइनस mvx, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, +2 mvx। अगर ये डायरेक्शन हम अपोजिट ले लेते कि माइनस की साइड जा रहे हैं, वो अपोजिट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, -2 mvx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 mvx आ जाएगा, ये आप ध्यान रखें। द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय टू द वॉल बाय दीज मॉलिक्यूल्स इन टाइम डेल टी, क्या इतना होता है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। भाई वॉल को जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर किया गया वो कितना है, 2 mvx 1/2 navxt। यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, a एरिया है, vx वेलोसिटी है, और डेल टी क्या है, टाइम है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, mvx², nvx²। ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर होगा वो किससे निकाल सकते हैं, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आप सोचते हैं ना हमारे पास फोर्स है ना एरिया है, तो यहाँ से प्रेशर कैसे निकालें। तो वहाँ पर क्या निकालना है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, m क्या है, मास है, और vx क्या है, वेलोसिटी है, vx क्या है, वेलोसिटी है। तो n mvx² से आप वहाँ पर प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए दूसरी तरह से प्रेशर निकालना हो तो वो किस तरह निकालेंगे, 1/3 nmv²। v² क्या है यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अगर वो तीनों डायमेंशन की बात कर ले, भाई 3 डायरेक्शन में वो गैस एक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पर भी काम कर रही है, वाई पर भी काम कर रही है, और जेड पर भी काम कर रही है। तो अगर वो तीनों डायरेक्शन में काम कर रही है तो ऐसे में क्या करेंगे, 1/3 nmv²। यहाँ से v क्यों आया, vx² + vy² + vz²। एक उसके गैस के तीनों कंपोनेंट को हमने कंसिडर कर लिया, इसलिए 1/3 हमने क्या किया, आगे मल्टीप्लाई किया है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। अगर एनर्जी, ये क्वेश्चन इस बार दिया गया था, एनर्जी की बात की जाए तो 3/2 kBt होता है, 3/2 kBt होती है। इसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। अगर आपसे किसी गैस की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kBt होता है। और kB यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अभी भी ऊपर बताई थी मैंने, ठीक है। तो kB यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। फिजिक्स कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग कभी NCERT को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग कभी NCERT पढ़ते ही नहीं है, और NCERT अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारे फिजिक्स के आपके जो निट किसी भी एग्जाम में जाइए आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। P = n1 + n2 से अप टू n kBt। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाली बात वहीं आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब गैसेस डिफ्यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़ करने का मतलब है, देखो भाई हम घर के किसी कोने में या रूम के किसी कोने में अगरबत्ती को लगा देते हैं, तो धीरे धीरे वो स्मेल, उस अगरबत्ती की जो इंसेंस है, जो उसकी स्मेल है या जो उसकी सुगंध है,
वो पूरे कमरे में फैल जाती है, मतलब वो गैस डिफ्यूज़ कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हाई डेंसिटी से, या फिर हाई मतलब उसकी क्वांटिटी जहाँ पर हाई है उससे लो क्वांटिटी की तरफ वो मूव कर रही है, या हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ किसी गैस का मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ध्यान रखेंगे द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मास की। ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे कि अगर मास को डबल कर दिया जाए तो डिफ्यूज़न की रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिफ्यूज़न की रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे सीधा सीधा वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो डिफ्यूज़न का रेट है वो क्या हो जाएगा, वो √2 टाइम से डिक्रीज करेगा। Molecules of monoatomic gas like argon have only translation degree of freedom, but who have diatomic molecules such as O2 and 2. A molecule O2 has 3 translation degree of freedom. ये आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोलिकुल्स दस हैज़ 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नीट वाले बच्चे याद रखेंगे भाई। जो देखो, जो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल की बनी हुई है जो गैसेस, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, इनके पास क्या होते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ओनली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। और अगर डायटोमिक गैस हैं तो उनके पास 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, साथ साथ क्या होते हैं, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होते हैं। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो आप कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये वी एक्स के जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग निकाल लिया, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ये वी वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लिया, वी जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लिया। अब रोटेशनल भी 2 तरीके का हुआ भाई, रोटेशन भी क्या हुआ, 2 तरीके से हुआ, या तो वो ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो 2 तरीके से रोटेट हुआ। और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की मैंने बात की थी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर था। आई वहाँ पर क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और ओमेगा क्या था वहाँ पर आपका, ओमेगा जो था वो क्या था आपका वहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी था, ठीक है। तो वैसे ही हमने दोनों इसकी, एक बार इस वाली एंगुलर वेलोसिटी को काउंट किया और एक बार इस वाली एंगुलर वेलोसिटी को हमने वहाँ पर काउंट किया, ठीक है। 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर के अंदर अगर वाइब्रेशनल एनर्जी को भी हम काउंट करते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1/2 mdy/dt स्क्वायर प्लस 1/ky स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। That is in equilibrium, the total energy is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having an average एनर्जी इक्वल टू 1/2 kBT। दिस लॉ इज इक्विपार्टीशन। मतलब भाई जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। और उसकी एवरेज इक्वल जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 kBT के बराबर होती है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर आपसे बात किया जाए, द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैज़ ओनली 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उनकी एवरेजिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kBT होते हैं। म्यू इज इक्वल टू 3/2 kBT, और इसे आप क्या कह सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 3/2 RT के बराबर भी है। द मोलिकुलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV कितना हो जाएगा, 3/2 RT हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर बात की जाए मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी हो जाएगी, 5/2 R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5/2 R हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पर आपके लिए गामा की वैल्यू पूछी जा सकती है, वो कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। डायटोमिक गैस के लिए कितनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 ट्रांसलेशन के हो गए और 2 रोटेशन के हो गए। तो हमने क्या किया था, 3/2 था ना डिग्री। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, F/2 RT होता है। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। रोटेशन यहाँ पर डायटोमिक के लिए रोटेशन भी ऐड हो गया, तो कितनी होगी, टोटल 5 होगी, 5/2 RT हो गया, ठीक है। और अगर रिजिड डायटोमिक है तो कितनी हो जाएंगी, 7। वो वाइब्रेशन भी वहाँ पर काउंट होगा, तो कितना आ जाएगा, 7/2 RT हो जाएगा। गामा कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अगर पोलो एटॉमिक गैस है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT प्लस F kBT इंटू में Na। ये आपका फॉर्मूला रहता है। पोलो एटॉमिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। गामा कितना हो जाएगा, 4 + F। डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पर अगर कह दे कि किसी गैस के 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कह भी दें, तो आप कैसे निकालेंगे, वहाँ पर गामा निकालना है तो 4 + F/3 + F, 4 + F/3 + F की वहाँ पर आप बात करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की अगर बात की जाए, एन ऑसिलेशन इन 1 डायमेंशन हैज़ एवरेज एनर्जी ऑफ 2 × 1/2 kBT। इन 3 डायमेंशन उसका कितना होता है, 3 kBT होता है। तो सीधी सी बात है, उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा, 3 RT हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 3 RT हो जाएगी। और सी की बात की जाए, स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी। कुछ नहीं किया है, del Q/del T क्या है, और del Q क्या होता है, del U के बराबर होता है। स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो 3R, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन आप वहाँ पर कर रहे हैं।
अगर आपसे मीन फ्री पाथ पूछ लिया जाए, कभी भी निकालना पड़े, तो मीन फ्री पाथ किसके बराबर होता है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर के बराबर होता है। कितना होता है? 1/√2 n पाई डी स्क्वायर के बराबर आपका क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है। समरी पर आते हैं गाइज। समरी में क्या लिखा गया है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इक्वल टू एन आर टी है, के बी एन टी के बराबर थी, और के बी यहाँ पर किसके बराबर होता है? R/NA के बराबर होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार रिलेशन क्या था? 1/3 NV स्क्वायर था। ठीक है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 KBT होती है। और अगर वहाँ पर पी वी इक्वल टू 2/3 एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन देखा जाए तो पी वी इक्वल टू 2/3 E होता है। अगर आपसे मीन फ्री पाथ पूछा जाए तो कितना है? L इक्वल टू 1/√n पाई डी स्क्वायर। गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी नीट का बच्चा है, MNS का बच्चा है, AIMS का आपका कोई जानकार स्टूडेंट है, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं गाइज आप उनको शेयर कीजिए। ये वीडियोस उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, ऐसा भी कम्पिटिटिव एग्जाम इस देश के अंदर नहीं है, हमारे भारत के अंदर नहीं है, जहाँ पे NCERT से बाहर आपसे कोई टॉपिक पूछा जाए। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बच्चे इन वीडियो को या इन टॉपिक को देख भी लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि इनके अंदर दिया क्या गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि नीट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ उनको लगती है, और फिज़िक्स इतनी टफ है नहीं जितना वो सोचते हैं। ठीक है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप देख रहे हैं तो आप ये सब कुछ कर भी रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप इसे शेयर भी करेंगे। आपके जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं या जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर एक बार तो आप इन्हें ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू गाइज़ एंड हैव ए नाइस डे।